आज हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति तथा जनसंख्या व संसाधन के तुलनात्मक संबंध के सिद्धांतीकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं। इन्हें निम्न शीर्षकों के तहत समझा जा सकता है। एक नंबर है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ब्रिटिश अर्थशास्त्री व जनांकीकी विशेषज्ञ प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 ईस्वी में अपनी पुस्तक एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि के तत्कालीन यूरोपीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि संबंधी जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जो कुछ आधारभूत मान्यताओं पर आधारित था। ये मान्यताएं थी: एक नंबर, जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, अर्थात जैसे 1, 2, 4, 8, 16। खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि जो होती है वो अंक गणितीय रूप में होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि को माल्थस ने 25 वर्ष बताया था। उसके अनुसार बताए गए वृद्धि दर से 200 वर्षों में जनसंख्या तथा निर्वाह के साधनों का अनुपात 256:9 का हो जाएगा। इस प्रकार जनसंख्या व खाद्यान्न की वृद्धि की अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होती है। अतः यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण न पाया जाए तो प्राकृतिक कारणों अर्थात दुर्भिक्ष, संक्रामक बीमारियों, युद्ध आदि के द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होती है एवं इस प्रकार जनसंख्या खाद्य पदार्थों के अनुपात में संतुलन होने लगता है। वर्तमान समय में माल्थस का सिद्धांत शायद ही कहीं लागू होता है, परंतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसे पर्याप्त मान्यता प्राप्त है, क्योंकि माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भारत में 1921 ईस्वी के पहले काफ़ी हद तक माल्थस के सिद्धांत लागू होते थे, क्योंकि 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में वास्तविक गिरावट देखी गई थी। परंतु हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि से भारतीय संदर्भ में भी प्रासंगिक नहीं रहा। वस्तुतः 1951 ईस्वी के पश्चात औसतन खाद्यान्न वृद्धि दर 3.1% प्रति वर्ष की दर से हो रहा है, जबकि जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर 2.22% रही है। नव माल्थसवादियों के अनुसार माल्थस का जनसंख्या वृद्धि नियम तकनीकी क्रांति आने से कुछ समय के लिए टल भले ही जाए, परंतु अंततः काफ़ी हद तक लागू होता है। उदाहरण के लिए भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आदि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तेज रही है, परंतु खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं। अतः राष्ट्रीय कल्याण की दृष्टि से नैतिक नियंत्रणों द्वारा अथवा कृत्रिम उपायों से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। नव माल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित अभिवृद्धि की सीमाएं सिद्धांत अत्यधिक महत्व रखती है। ये मिडोज, रेंडर्स, बेरेंस आदि विद्वानों द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए एक यान की भांति है जिसके संसाधन सीमित हैं। अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगा। उपरोक्त सिद्धांतों के द्वारा दिए गए मॉडल में 5 तत्व शामिल थे: जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण प्रदूषण। क्लब ऑफ रोम ने इन पांचों के संदर्भ में अधिकतम सीमा पर चर्चा की। उसके अनुसार 1970 ईस्वी के उपयोग स्तर पर अनवीनीकरण योग्य संसाधन 250 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे एवं नवीनीकरण योग्य संसाधनों की भी अपनी सीमाएं हैं। संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने की अवस्था 2100 ईस्वी में से पूर्व ही आ जाएगी, क्योंकि उस समय विश्व की जनसंख्या 10 अरब से अधिक होगी। अतः विश्व को चाहिए कि 2050 ईस्वी तक जनसंख्या को शून्य वृद्धि दर पर स्थिर रखने का प्रयास करे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विकासशील देशों में जन्म दर घटाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2 नंबर है मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अपने विचार 1867 ईस्वी में प्रस्तुत किए। उनका यह जनांकीकी चिंतन जैविक अवधारणा पर नहीं वरन साम्यवादी दर्शन से प्रभावित पूर्णतः सामाजिक आर्थिक अवधारणा पर आधारित था। उनके अनुसार वैश्विक समाज अमीर व गरीब 2 वर्गों में विभाजित है। गरीब श्रमिक वर्ग अपनी आय को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति के संग्रह और श्रमिकों की फौज तैयार करने पर बल देता है, जिससे उसमें जनसंख्या वृद्धि की गति अधिक होती है, जबकि अमीर वर्ग धन संग्रह पर बल देते हुए श्रमिकों की अतिरिक्त शक्ति को निरंतर सस्ता बनाए रखती है। इस प्रकार मार्क्स ने गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि में सहसंबंध देखा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट श्रमिक वर्ग के लिए और अधिक बेरोजगारी, दयनीयता, कुपोषण और गरीबी की स्थिति पैदा करता है। 3 नंबर है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। इस सिद्धांत की उत्पत्ति जनसंख्या व संसाधनों के संबंधों में तुलनात्मक विश्लेषण से हुई। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है।
उसके अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से होता है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी, वर्तमान परिविधि की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक होती है तो वह देश अति जनसंख्या का देश बन जाता है। ठीक इससे विपरीत यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम हो तो वह देश न्यून जनसंख्या वाला होता है। रॉबिन्सन ने अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन व कार्ल सॉन्डर्स ने प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की परिकल्पना की। डाल्टन ने एडविन केनन के द्वारा व्याख्यात अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना की सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास W.S. थॉमसन तथा W. नोटेस्टिन द्वारा किया गया था। बाद में C.P. ब्लैकर, क्लार्क, हेगेट आदि ने भी इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है। प्रत्येक देश को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जनांकीयविद इसे जनसंख्या चक्कर तथा भूगोलवेत्ता इसे जनांकीय संक्रमण की संज्ञा देते हैं। इन विभिन्न अवस्थाओं में एक परंपरागत पशुपालक व कृषक समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः एक औद्योगिक व नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है एवं उसके अनुरूप ही विभिन्न अवस्थाओं में जनांकीय संरचना में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कोलिन क्लार्क ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए इसे नए प्रारूप में पेश किया एवं पूर्व परिकल्पित 4 अवस्थाओं के अलावा एक 5वीं अवस्था की कल्पना भी की। सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा यह है कि जनसंख्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, किंतु उसका निर्धारक संतान उत्पादक समूह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं। अर्थात किसी भी समाज की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर उसकी जनसंख्या वृद्धि की अवस्था का पता लगाया जा सकता है एवं इसके विपरीत जैविक कारक अर्थात जन्म दर व मृत्यु दर किसी भी समाज की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों का द्योतक होते हैं। धन्यवाद।